गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जनसंख्या भूगोल की तीसरी यूनिट जनसंख्या प्रवास माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में अपने अध्ययन करेंगे प्रवास के परिभाषा, प्रवास के रूप और प्रवास के कारण। 3 विषयों को लेकर के इसमें अपने अध्ययन करेंगे। किसी स्थान विशेष या प्रदेश की जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी 3 कारक होते हैं। जनसंख्या के 3 कारक होते हैं, तो जन्म दर, एक मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। किसी भी मानव समूह की जनसंख्या में वृद्धि 2 प्रकार से हो सकती है, जन्मों की वृद्धि से या बाहर से आने वाले मनुष्यों से। इसी प्रकार कोई भी स्थान की जनसंख्या 2 प्रकार से घट सकती है, या तो वहाँ के जनमानस की मृत्यु हो जाए या दूसरा या वहाँ के मनुष्य वहाँ से चले जाएं। इस प्रकार किसी स्थान या क्षेत्र में व्यक्तियों के आवागमन तथा वहाँ से मनुष्यों के बहिर्गमन को ही प्रवास या प्रव्रजन कहते हैं। इसे देशांतर या स्थानांतरण की भी संज्ञा दी जा सकती है। मनुष्य एक गतिशील प्राणी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने में सक्षम है। मनुष्य इतिहास के प्रारंभ से ही जनसंख्या का प्रवास होता रहा है, अतः जनसंख्या प्रवास का इतिहास इतना प्राचीन है जितना स्वयं मानवता का। विश्व में जनसंख्या विकास तथा इसके वितरण प्रारूप के निर्धारण में प्रवास की प्रमुख भूमिका रही है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि संसार के जिस भाग में जिस समुदाय तथा प्रजाति के लोग रहते हैं उसके पूर्वज वहां नहीं रहते थे, बल्कि वे वहां अन्यत्र से स्थानांतरित होकर आए थे। संभवतः मध्य एशिया में जलवायु परिवर्तन के कारण बारी बारी से विकसित होने वाली विभिन्न मानव प्रजातियां वहां से स्थानांतरित होकर विश्व के विभिन्न भागों में पहुंच गई और इसके फलस्वरूप ही समस्त संसार आबाद हो पाया है। जनसंख्या प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए मानव गतिशीलता का परिणाम होता है। मनुष्य जिस स्थान को छोड़ करके वहाँ के ज्ञान, तकनीक तथा संस्कृति आदि को अपने साथ ले जाता है और नवीन स्थानों पर उसका प्रसार करता है, जब उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी करता है। इसी प्रकार वह नए स्थान की संस्कृति को भी वहाँ प्रभावित करता है, वहाँ की परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करता है। इस प्रकार प्रवास विश्व की प्रजाति संरचना तथा सांस्कृतिक विकास का अत्यंत प्रबल कारक है, जो मानव इतिहास के प्रत्येक काल में सक्रिय रहा है। यद्यपि आधुनिक काल में राजनीतिक प्रतिबंधों के कारण यह अधिक नियंत्रित तथा सीमित हो गया। अभी 2 परिभाषाएं हैं। एक तो बोग ने परिभाषाएं दी। बोग के अनुसार प्रवास सांस्कृतिक वितरण एवं सामाजिक एकता का उपकरण है। घोषाल ने बताया, जनसंख्या प्रवास मात्र स्थान परिवर्तन ही नहीं बल्कि किसी प्रदेश के क्षेत्रीय संबंधों को समझने का आधार भी है। वास्तव में जनसंख्या प्रवास का प्रभाव अत्यंत व्यापक है, प्रबल है, क्योंकि इस स्थान को मनुष्य छोड़ते हैं, उस स्थान पर पहुंचते हैं, वहां प्रवासी मनुष्य तीनों ही पहले जैसे नहीं रहते, बल्कि उसमें कुछ परिवर्तन आवश्यक होता है। ना तो व्यक्ति वैसा रहता है, ना वहाँ रहने वाले व्यक्ति वैसे रहते हैं, ना स्थान वैसा रहता है, परिवर्तित हो जाता है, वहाँ की कल्चर में परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या परिवर्तन, प्रतिरूप, संरचना आदि के विश्लेषण में प्रवास का अध्ययन भी विशेष महत्व रखता है। अब हम पढ़ेंगे प्रवास की परिभाषा। प्रवास की परिभाषा बोग ने, जेलेंस्की ने तथा यूएनओ ने अलग अलग प्रकार से दी है। बोग के अनुसार निवास परिवर्तन को प्रवास माना, जिसमें किसी व्यक्ति या उसके परिवार का पूर्ण आवास परिवर्तन तथा सामाजिक
समायोजन होता है। इसे स्थानीय संरचना को प्रवास के अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया है। स्थानीय संरचना का विचरण अभिप्राय किसी मानव समुदाय या स्थानीय क्षेत्र से है, जिसे किसी अन्य क्षेत्रीय इकाई या जन समुदाय पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। प्रवास का अर्थ बोक के अनुसार एक मानव समुदाय या समूह है अपने स्थान, प्रदेश, देश को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बस जाना। अतः प्रवास के लिए स्थान परिवर्तन के साथ साथ दोनों स्थानों में न्यूनतम दूरी का होना भी आवश्यक माना है। किंतु ली जैसे कुछ विद्वान प्रवास के लिए किसी स्थान दूरी की सीमा को आवश्यक नहीं मानते। इन वैचारिक भिन्नताओं के होते हुए भी सामान्यतः एक ही अधिवास यानी ग्राम या नगर के भीतर परिवर्तन को प्रवास नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई विशेष सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होते हैं। प्रवास बोक के अनुसार प्रवास का अर्थ ये हुआ किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना और वहां पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होना, तो भी वह प्रवास कहलाएगा। किसी गांव में दूसरी जगह बस जाना प्रवास नहीं होगा। इसी प्रकार जेलेंस्की के अनुसार संचरण, जिसमें लघु दूरी और बार बार घटित होने वाली चक्रीय प्रवृत्ति की गतिशीलता सीमित है, इसमें लाई अथवा दीर्घकालीन आवास परिवर्तन का अभाव पाया जाता है। स्थायी या अर्धस्थायी आवास परिवर्तन के कारण संचरण का सामान्य प्रवास या प्रयोजन से अलग समझा जाता है। अतः प्रवास में निवास स्थान का स्थायी अथवा अर्धस्थायी परिवर्तन का होना आवश्यक माना जाता है। सामान्यतः प्रवास का अभिप्राय किसी व्यक्ति के स्वाभाविक निवास स्थान के स्थानांतरण से है। सबसे सटीक डेफिनेशन यूएनओ ने दी। यूएनओ द्वारा प्रवास की परिभाषा, प्रवास सामान्यतः निवास स्थान को बदलते हुए एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के लिए भौगोलिक गतिशीलता का एक रूप है। आरनसिन, एस.डी. मौर्य ने प्रवास की परिभाषा इस प्रकार दी है: किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा अपना निवास स्थान छोड़कर अन्य स्थानों के लिए स्थायी अथवा अस्थायी रूप से किया गया स्थान परिवर्तन जनसंख्या प्रवास कहलाता है। उन्होंने जनसंख्या प्रवास के जनसंख्या स्थानांतरण शब्दावली का उपयोग किया। अब हम बात करते हैं प्रवास के रूप। प्रवास के रूप दो प्रकार से हम देख सकते हैं, एक उत्प्रवास और एक आप्रवास। उत्प्रवास का अर्थ हुआ कि किसी स्थान को छोड़ करके जाना, वो उत्प्रवास हुआ, वहां संख्या माइनस हुई है। उत्प्रवास में किसी स्थान विशेष की संख्या माइनस हुई है, और आप्रवास के अंतर्गत संख्या प्लस होगी। आप्रवास के अंतर्गत संख्या प्लस होगी। अब जिस स्थान को छोड़कर मनुष्य अन्य स्थानों में चले जाते हैं, इसके संदर्भ में इस स्थानांतरण को उत्प्रवास या बाह्य प्रवास और स्थानांतरित होने वाले मनुष्य को उत्प्रवासी कहते हैं। भारत में श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया आदि के लिए गए हुए व्यक्तियों को भारतीय उत्प्रवासी कहा जाता है। सामान्य अर्थ में उन्हें प्रवासी भारतीय भी कहा जाता है। समझ में आ गई भी? अपने भारत देश को छोड़ करके दूसरे स्थान पर कमाने के लिए गए हुए लोग वहां स्थायी निवास करते हैं, तो वह उत्प्रवासी कहलाएंगे, प्रवासी भारतीय कहलाएंगे। अब बात करते हैं आप्रवास की। अन्य स्थानों से आकर जिस स्थान पर मनुष्य बस जाते हैं, इसके संदर्भ में स्थानांतरण को आप्रवास का या आवर्धन और इससे भाग लेने वालों को आप्रवासी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में यूरोप में आए हुए लोगों को यूरोपीय आप्रवासी कहा जाता है। इस प्रकार अंतप्रवास भी कहा जाता है। अब व्यक्ति प्रवास क्यों करता है? जनसंख्या स्थानांतरण के आकार, गति, दिशा को दो विपरीत गुणों वाली शक्तियां नियंत्रित करती है, जिन्हें आकर्षण शक्ति पुल फैक्टर या प्रतिकर्षण शक्ति पुश फैक्टर कहते हैं। या तो कोई व्यक्ति आकर्षण करता है या कोई धकेलता है। इसी स्थान या प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन तथा निवास योग्य भौगोलिक दशाएं अन्य प्रदेशों से मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है।
उपजाऊ भूमि, खनिज शक्ति के संसाधन, भंडार, उपयुक्त समतल भूविन्यास, जलवायु, जल की उपलब्धता आदि आकर्षण शक्ति को बल प्रदान करते हैं। उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका की आकर्षण शक्ति की प्रबलता के कारण ही 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में यूरोप निवासी इनकी ओर आकर्षित होते गए और ये दोनों महाद्वीप यूरोपीय लोगों से भर गए। जब किस स्थान या क्षेत्र की जलवायु दशाएं मनुष्यों के रहने के अयोग्य हो जाती हैं तथा किसी प्राकृतिक संकट जैसे बाढ़, भूखमरी, जलवायु उद्गार, भूकंप आदि या आर्थिक सामाजिक संकट जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, धार्मिक उन्माद आदि से वहाँ का जीवन संकट में हो जाता है तथा वहाँ से लोग एक स्थान के लिए स्थानांतरित हो जाते हैं जो अपेक्षाकृत सुरक्षित या आर्थिक रूप से संपन्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी स्थान को छोड़ने के लिए विविध करने वाली उन्हीं शक्तियों को प्रतिकर्षण शक्ति या पुश फैक्टर कहते हैं। जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्राकृतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक और चौथा राजनीतिक कारक। अब बात हम करते हैं प्राकृतिक कारकों की। प्राकृतिक कारकों में जलवायु, यदि जलवायु अच्छी है तो वहाँ वह जलवायु का आकर्षण का केंद्र बनती है, जलवायु प्रतिकूल है तो प्रतिकर्षण का केंद्र बनती है। जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, अकाल, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप आदि प्रमुख हैं। आदिकालीन जनसंख्या स्थानांतरण जिसके परिणाम विश्व में वर्तमान प्रजाति का वितरण मिलता है का मूल कारण जलवायु परिवर्तन ही माना जाता है। ग्रिफिथ टेलर जैसे अनेक विद्वानों का मत है कि सभी मनुष्य मानव प्रजाति के विकास का मूल स्थान मध्य एशिया है। वहाँ गर्म कालों में विभिन्न प्रजातियों का विकास हुआ जो हिमयू के आगमन पर जलवायु के अति शीतल हो जाने पर बाहरी प्रदेशों के लिए स्थानांतरित हो गई। ग्रिफिथ टेलर ने ये बात कही थी कि भारत में भी लोग मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया से बड़े पैमाने पर मानव प्रजातियों का स्थानांतरण बाहरी भागों के लिए होता है। अतः अंतिम युग के पश्चात मध्य एशिया में शुष्कता, अधिक जड़ता बढ़ गई और यहाँ अधिक लोगों का रहना कठिन होने लगा। तब वहाँ के निवासी बड़ी संख्या में बाहर की ओर चले गए। इसकी एक शाखा तुर्किस्तान, अफगानिस्तान के दर्रों से होकर पश्चिमोत्तर खैबर के दर्रे से होकर भारत में पहुंच गई। उन्हें आर्य के रूप में जाना जाता है। मध्यकाल में शुष्कता में वृद्धि के कारण ही मध्य एशिया में आकर्षण के रूप में जनसंख्या का स्थानांतरण पश्चिम से पश्चिम एशिया तथा यूरोप, पूर्व में चीन तथा दक्षिण में भारत के लिए हुआ है। इसी प्रकार पर्वतीय भागों में जहाँ शीतल में उच्चवर्ती भाग हिमाच्छादित होते हैं उसमें जलवायु शीतल कठोर हो जाती है और वहाँ से व्यक्ति स्थानांतरित होकर के दूसरे स्थान पर आ जाता है। इसे मौसमी प्रवास कहते हैं। आल्प्स, हिमालय के पर्वतीय भागों में इस प्रकार के प्रवास देखे जा सकते हैं। इस प्रकार जलवायु एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रवास का। अब दूसरा आर्थिक कारण। जनसंख्या के स्थानांतरण में अन्य कारकों की तुलना में आर्थिक कारण अधिक महत्वपूर्ण है। रोजगार के लिए मनुष्य इधर से उधर जाता है। जिन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं प्राप्त, कृषि योग्य भूमि, उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के साधन, उपयुक्त जलवायु आदि विद्यमान होती है, वे जनसंख्या के आकर्षण केंद्र बन जाते हैं और वहाँ बाहर से जनसंख्या का आवागमन बढ़ता है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान, चीन के पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी यूरोप आदि प्रदेशों में जनसंख्या की अधिकता के लिए आर्थिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार हम देख सकते हैं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से युवक रोजगार की खोज के लिए सीमावर्ती नगरों तथा दूरवर्ती बड़े नगरों के लिए प्रवास करते हैं, जिसमें कुछ वहीं स्थायी रूप में बस जाते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों लोग पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र औद्योगिक नगरों में काम के लिए विश्व के अनेक भागों में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक।
जनसंख्या प्रवास के लिए उत्तरदायी कारकों में कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का भी विशेष महत्व है। सामाजिक प्रथाएं, मान्यताएं एवं स्तर एवं धार्मिक संकट आदि का कारण प्रवास को प्रभावित करता है और नियंत्रित भी करता है। कतिपय सामाजिक प्रथाओं के परिणामस्वरूप विशिष्ट प्रकार के चयनित प्रवास पाए जाते हैं। भारतीय समाज में विवाह के पश्चात स्त्री अपनी माता पिता के घर में अपने पति के घर के लिए प्रवास करती है। विवाह स्त्रियों के प्रवास का सर्वप्रमुख कारण है। स्त्री का सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक प्रवास विवाह से होते हैं। किंग्सले डेविड्स ने भी वर्णित किया है कि भारत में विवाह के कारण स्त्रियों के प्रवास की मात्रा अति उच्च है, जबकि भारतीय जनता की गतिशीलता कम पाई जाती है। विकासशील देशों तथा पिछड़े हुए समाजों में सामान्यतः निम्न सामाजिक स्तर के लोगों में गतिशीलता अधिक मिलती है और प्रवास में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। उदाहरण के लिए भारत में अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति और बहुत सी पिछड़ी जातियों के पास भूमि अतः अन्य स्थायी संपत्ति की कमी पाई जाती है, अतः रोजगार और जीविका की खोज के लिए वर्ग इधर बहुत से लोग अन्य क्षेत्रों और नगरों के लिए प्रवास करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धार्मिक और सांस्कृतिक कारक प्रवास का कारण बनता है। एक प्रवास का एक महत्वपूर्ण कारक है राजनीतिक कारक। जनसंख्या प्रवास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक कारकों में आकर्षण, राज्य विस्तार की प्रबल इच्छा, उपनिवेश स्थापना, राज्य नीति आदि प्रमुख हैं। जब किसी देश में जनसंख्या अधिक बढ़ जाने तथा खाद्य पदार्थों में कमी हो जाने से खाद्य समस्या उत्पन्न हो जाती है, तब वहाँ के देशवासी अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रेरित होते हैं तथा पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण सेनाओं युद्ध के लिए अन्य राज्यों को प्रस्थान करती है, जिसमें कुछ सैनिक मारे जाते हैं, कुछ अपने स्वदेश लौट आते हैं और कई बार कुछ लोग विदेशों में बस जाते हैं। भारत पर मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर, तैमूर आदि ने आक्रमण किया तथा इसके साथ वे हजारों भारत में बस गए और स्वदेश नहीं लौटे। 17वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों, पुर्तगाली, स्पेनिश, डचों, जर्मनी, फ्रांसीसियों और इटालवी लोगों ने उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में अपने अपने उपनिवेश की स्थापना की। इसके लिए करोड़ों यूरोपीय लोगों ने इस प्रदेश के लिए प्रस्थान किया। उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजों ने, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका में पुर्तगालियों ने, स्पेन वासियों ने, भारत और चीन में अंग्रेजों ने, इंडोनेशिया में डच लोगों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। राजनीतिक कारणों से बलात् स्थानांतरण भी होते हैं। युद्ध में बनाए गए बंदियों तथा दास बनाए गए लोगों को विजेता देशों के लिए स्थानांतरित करने के लिए अनेक उदाहरण मिलते हैं। अनेक बार युद्ध और मृत्यु के भय से भी बहुत सी जनता शरणार्थी के रूप में पड़ोसी देशों में भाग कर आती है। 18वीं शताब्दी में जब अमेरिका में दास प्रथा प्रचलित थी, अफ्रीका में हजारों निग्रो लोगों को जबरदस्ती पकड़कर दास के रूप में काम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाया गया। सन 1957 में भारत पाक विभाजन के परिणाम से करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किया। लाखों हिंदू परिवारों ने पाकिस्तान में भारत की और मुसलमानों परिवारों ने भारत में पाकिस्तान के लिए प्रस्थान किया और यही बस नए आधुनिक काल का एक वृहद और अद्वितीय जनसंख्या प्रवास था। सन 1971 में तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक शासन ने पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए वहां की जनता पर अत्यधिक अत्याचार और बर्बरपूर्ण व्यवहार किया, जिसमें लगभग 1 करोड़ शरणार्थी सीमा पार करके भारत में आ गए और पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्र हो जाने पर बांग्लादेश के रूप में गणतंत्र की स्थापना हो जाने पर वे शीघ्र स्वदेश वापस हो गए। राजनीतिक कारणों होने वाले प्रवास के कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में अपन ने पढ़ा प्रवास की परिभाषा, प्रवास के 2 रूप अपन ने देखे, इनमें उत्प्रवास और आप्रवास को पढ़ा, प्रवास के कारण प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में अपने पढ़ेंगे प्रवास के प्रकार पर। ठीक, धन्यवाद।